आज का हमारा अध्याय है उत्तक या टिश्यू। हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विषय कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं। 6.1 क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों के बने होते हैं? आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर-उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का उपयोग अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही ऊतकों या पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन, एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु
विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। प्रश्न पहला, ऊतक क्या है? दूसरा, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? 6.2 पादप ऊतक, विभज्योतक। चित्र 6.1 प्याज के मूल में वृद्धि। जार पहला दिखाया गया है, ये जार दूसरा दिखाया गया है। क्रियाकलाप 6.1 दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें वे प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। यहाँ पर लंबाई है, यहाँ पर दिन 1, 2, 3, 4 और 5, जार फर्स्ट और जार द्वितीय यहाँ पर लिखना है कि पहले जार में क्या हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, पांचवें दिन क्या हुआ। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? दूसरा, हमारे द्वारा मूल के ऊपर हिस्से को काट लेने के बाद क्या वह वृद्धि करती रहती है? तीसरा प्रश्न, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगे, क्यों? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन क्षेत्रों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक ऊतक भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ या कैम्बियम या पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र 6.2 विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। चित्र 6.2 किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति। ये पार्श्व विभज्योतक है, ये अंतर्विष्ट विभज्योतक है और ये शीर्षस्थ विभज्योतक है। पुर्रों के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि इनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। 6.2 स्थायी ऊतक। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप
और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। क्रियाकलाप 6.2 एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से इसके पतले सेक्शन काटिए। चित्र 6.3 तने का सेक्शन या काट। यहाँ पर ये पिथ को दिखाया गया है। इसमें ये संवहन मंडल पाया जाता है। ये जाइलम है, ये इसका मज्जा किरण है, ये इसका प्रोटोजाइलम है, इसको मेटाजाइलम बोलते हैं। ये भाग कैम्बियम है दोनों में। ये फ्लोएम है, ये पेरीसाइकिल है, ये एंडोडर्मिस है, इस भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस भाग है, ये एपिडर्मिस भाग है, इसको क्यूटिकल कहते हैं, इसको म्यूसिलैंगिक कैनाल बोलते हैं और इसको ट्राइकोम बोलते हैं। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें, उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? दूसरा, कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तीसरा, क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। 6.2 सरल स्थायी ऊतक। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। चित्र 6.4 ए फर्स्ट, यह ऊतक पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन। यहाँ पर ए दिखाया गया है, यहाँ पर ये अंतर कोशिक स्थान दिखाया गया है। बी में ये कोशिका भित्ति है, ये रसदानी है, इस भाग को केंद्रक कहते हैं और इसको भित्ति की मोटाई बोलते हैं। इस भाग को प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं, इसको अंतर कोशिक स्थान बोलते हैं, इसको रसदानी कहते हैं, इसको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको मध्य पटलिका बोलते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं और इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस भाग को अंतराकोशिक स्थान कहते हैं, इसको कोशिका द्रव्य, इस भाग को रसदानी, इस भाग को केंद्रक, इस भाग को हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इस भाग को प्राथमिक कोशिका भित्ति या कानों पर मोटी, इसको अंतःभित्ति बोलते हैं। चित्र 6.4 विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक। ए में पेरेनकाइमा, फर्स्ट अनुप्रस्थ सेक्शन, सेकंड में अनुदैर्ध्य सेक्शन, बी में कोलेनकाइमा, पहले में अनुप्रस्थ सेक्शन और दूसरे में अनुदैर्ध्य सेक्शन को दिखाया गया है। चित्र 6.4 सी में स्क्लेरेनकाइमा, ए में अनुप्रस्थ सेक्शन को दिखाया गया है, बी में अनुदैर्ध्य सेक्शन को दिखाया गया है। इसमें ये सरल छिद्र युग्मक होता है और दूसरे में यानी अनुदैर्ध्य सेक्शन में इसको संकीर्ण ल्यूमेन बोलते हैं और इसको लिमित मोटी भित्ति बोलते हैं। का भंडारण करता है। कुछ
कुछ पेरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा या हरित लवक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। तने और जड़ों के पेरेनकाइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रहण करते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक पोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जैसे चित्र 6.4 बी। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4 सी। यह ऊतक तने में, संवन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3। रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। चित्र 6.5। द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं। ए पार्श्व दृश्य, बी पृष्ठ दृश्य। रक्षी कोशिकाएं, इसको एपिडर्मिस कोशिकाएं बोलते हैं। इसको स्टोमेटा बोलते हैं। इसको रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बिंदे सेफ्रिनिन विलेन की डालिए। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए और इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों पर एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। पौधे की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। चित्र 6.5। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्प और सघन या वाष्प के रूप में पानी का निकलने की क्रिया को स्टोमेटा के द्वारा होता है। प्रश्न पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? दूसरा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें।
जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा को परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न क्यों होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभ द्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों चित्र 6.6 के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। यहाँ पर चित्र 6.6 में वृक्षी ऊतक दिखाया गया है। यहाँ पर ये छाल कोशिकाएं हैं। यहाँ ये फटी हुई एपिडर्मिस को दिखाया गया है। 6.2 जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने वे भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर सकते हैं कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम ट्रेकिड या वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा चित्र 6.7 ए, बी तथा सी और जाइलम फाइबर या रेशे से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। फाइबर या रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों सालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चित्र 6.7 डी, चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये फ्लोएम कोशिकाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर ये जाइलम कोशिकाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर ये ट्रेकिड को दिखाया गया है। ये ट्रेकिड में छिद्र को दिखाया गया है। इसमें ये वाहिका को दिखाया गया है और ये वाहिका में छिद्र को दिखाया गया है। ये जाइलम पेरेन को दिखाया गया है। चित्र 6.7 जटिल ऊतकों के प्रकार। फ्लोएम सेक्शन, ये साथी कोशिका, ये फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये चालनी नलिका, ये चालनी प्लेट को इसमें दिखाया गया है। पहला, सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? दूसरा,
पर्व का शीर्षस्थ द्योतक कहाँ पाया जाता है? तीसरा, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? चौथा, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं? 6.3 जंतु उत्तक। जब हम सांस लेते हैं तब हम उसकी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इसमें ये आमाशय को दिखाया गया है। 6.8 में पेशीय रेशे को दिखाया गया है। ये केंद्रक है, ये चिकनी पेशीय रेशे हैं, ये कोशिका है, ये चिकनी पेशीय रेशे हैं, ये पेशीय रेशों को दिखाया गया है। चित्र 6.8 इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का। 6.3 एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर का ढकने तथा बाह्य रक्षा करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक है। एपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण। यहाँ पर ये सल्की कोशिकाओं को दिखाया गया है, यहाँ ये घनाकार कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये स्तंभाकार या पक्षमाभी को दिखाया गया है। चित्र 6.9 विभिन्न प्रकार के एपिथीलियम ऊतक को दिखाया गया है। स्तरीय सल्की, करती है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तथा बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्य शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर और कुपिकाओं जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथीलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथीलियमी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली
और मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच और त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिका इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियमी को स्तरीय सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियमी को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियमी वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्त्र का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथेलियमी कहलाता है। 6.3 संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस प्रकार के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। अंतरकोशीय आधात्री में धसी होती हैं। चित्र 6.10। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन और कठोर हो सकती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के एक तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान यहाँ पर ये सपेशनी कोशिका है, ये प्लाज्मा कोशिका है, रेस कोरक फाइब्रोब्लास्ट है, इसको जालिका फाइबर बोलते हैं, इसको वृहद बक्षकाणु बोलते हैं और इसको कोलेजन फाइबर बोलते हैं। यहाँ बी में एपिडोवसासाइट बोलते हैं इसको मोटी सूक्ष्म बिंदु बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं। इसको काचाभ आधात्री बोलते हैं, इसको उपादेय कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, इसको हेवर्स नलिका बोलते हैं, इसको सूक्ष्म नलिका कहते हैं। इस भाग को लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसको कोशिका ध्रुव कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं, इसको न्यूट्रोफाइल कहते हैं, इसको इयोसिनोफिल कहते हैं, इसको दरकंजी या बेसोफिल कहते हैं या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट। चित्र 6.10 संयोजी ऊतकों के प्रकार। ए में एरियोलर ऊतक, बी में वसामय या एडिपोज ऊतक, सी में संहत अस्थि ऊतक, डी में काचाभ स्नायु ऊतक और ई में विभिन्न रक्त कोशिकाएं करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं।
जो कैल्शियम तथा फॉस्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थि बंधान तंतु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा या टेंडन है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न है। एरियुलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। 6.3 पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या इनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। चित्र 6.11 ए। इन पेशियों को कंकाल कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभी होती हैं। आर्नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां चित्र 6.11 बी तथा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला या तर्कुरूपी होता है। ये एक केंद्रकीय होते हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक या हृदय पेशी कहा जाता है। चित्र 6.11 सी। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्र की स्थिति को नोट करें। ए में इसको केंद्रक दिखाया गया है और यह धारियां हैं। यहाँ पर यह तर्कु रूपी पेशीय कोशिका है, ये केंद्रक है। चित्र 6.11 पेशीय ऊतक। ए में रेखित पेशी, बी में चिकनी पेशी, सी में कार्डिक हृदय पेशी। यहाँ पर ये धारियां दिखाई गई हैं। यहाँ इसको केंद्रक दिखाया गया है।
6.4 तंत्रिका ऊतक। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे और पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। चित्र 6.12। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको कि एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध या डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका या 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे स्योजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। चित्र 6.12। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। ये कोशिका इकाई है, ये केंद्रक है, ये डेंड्राइट है, ये तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिका का स्पंदन हम इच्छानुसार अपने पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। प्रश्न पहला, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तीसरा, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। चौथा, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं। इस तरह से ये हमारा अध्याय है वो पूरा हो गया है। अगर अच्छा लगा हो चैनल तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।